हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 20 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने 710 जिला अस्पतालों का सर्वे कराया। इस सर्वे में प्रदेश का कौन सा अस्पताल टॉप पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त उपहारों की ई नीलामी की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति मंत्रालय ने। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और अगर आपको अगस्त मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप अगस्त मंथ की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेल कौशल विकास योजना किसने शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7.2%। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला CO2 कैप्चर करने वाला संयंत्र चालू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टाटा स्टील ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मध्य प्रदेश में 9,577 करोड़ रुपए की 34 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी ने। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद निम्न में से किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, T20 फॉर्मेट की। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में टाइम्स पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में निम्नलिखित में से किन्हें सूचीबद्ध किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, A, B और C तीनों, यानी ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी और आधार पूनावाला को टाइम्स पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है। अब दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष की होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 70 वर्ष। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष से बढ़ाकर के 70 साल करने की तैयारी है। जल्द सरकार इसका प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में रखेगी। योगी सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। हर कॉलेज में कम से कम 51 शिक्षक होने पर ही नेशनल मेडिकल काउंसिल उसे मान्यता देगी। वहीं प्रदेश में पहले से ही चल रहे मेडिकल कॉलेजों में करीब 10% पद खाली हैं। ऐसे में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की तैयारी है। इससे 5 साल का वक्त मिलेगा और अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षक तैयार होंगे और रिक्त पदों को भी भरा जा सकेगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र है वो अभी 65 वर्ष थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर के योगी सरकार जो है 70 साल करने वाली है। अगला क्वेश्चन है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा दिवस के मौके पर 17 सितंबर को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट और 11,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण वितरण किया।
26 दिसंबर 2018 को प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 17 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट और 11,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण वितरण किया। अब दोस्तों ये जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों राज्य में जो छोटे उद्यमी हैं, जैसे बढ़ई है, दर्जी, टोकरी बुनने वाले, नाई, सुनहार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची और मजदूर आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने कारोबार को आगे नहीं बढ़ा पाते। इसी समस्या को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनने वाले, नाई, सुनहार, लोहार, कुम्हार जैसे पारंपरिक कारोबारियों तथा हस्तशिल्प की कला को प्रोत्साहित करना और आगे बढ़ाना है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के जरिए इन मजदूरों को 6 दिन की फ्री ट्रेनिंग प्रदान की जाती है और इसके साथ ही जो कारीगर हैं उन्हें छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए 10,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। किस योजना के अंतर्गत, तो आपको ध्यान रखना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश सहित कितने राज्यों में सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए ऋण दिए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 19। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 2600 से अधिक स्वयं सहायता समूह के उद्यमियों को 8.60 करोड़ रुपए का सामुदायिक उद्यम कोष ऋण प्रदान किया। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत 19 राज्यों में अपने गांव में अपने सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए ऋण दिए गए थे। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम SVEP ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक उप योजना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, ये जो है 19 राज्यों में शुरू किया गया था। किस उद्देश्य के साथ, तो अपने गांव में अपने सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए इसके तहत ऋण दिया जाता है। तो इसी के तहत जो है इसे शुरू किया गया था। तो अभी जो है SVEP जो योजना है, इसके अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 2600 से अधिक स्वयं सहायता समूह के उद्यमियों को 8.6 करोड़ रुपए ऋण के रूप में प्रदान किए गए। अब दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो राज्य हैं 19, वो कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, ये 19 राज्य इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सितंबर 2021 में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया है। पंजाब नेशनल बैंक PNB और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 14 सितंबर 2021 को राज्य भाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से पुरस्कार प्राप्त किया। PNB और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को विभिन्न श्रेणियों में 2020-21 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला। यह लगातार चौथी बार है जब PNB बैंक को प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक को हिंदी दिवस के अवसर पर राज्य भाषा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिले। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2021 में राज्य भाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है वो किस बैंक को दिया गया है, तो पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी ने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की है। यह दर्शाता है कि संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए उचित प्रतिबंधों के भीतर
आतंकवाद का मुकाबला मानव और मौलिक अधिकारों के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। इस अध्ययन की यह थीसिस है कि आतंकवाद को रोकने के लिए भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहचान की अवधारणा को बढ़ावा देना चाहिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो पुस्तक है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इसे किसने प्रकाशित किया है? तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्मार्टफोन ब्रांड ने मोबाइल अनुभव को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओनर। माइक्रोसॉफ्ट और चीनी स्मार्टफोन ब्रांड ओनर ने एंड यूजर्स के लिए एक अधिक नवीन मोबाइल अनुभव लाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में ओनर माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी को अपने उत्पाद और सेवाओं जैसे योयो स्मार्ट असिस्टेंट, सहयोग उपकरण, एआई ट्रैवल असिस्टेंट और अनुवाद सेवाओं में एकीकृत करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ किस स्मार्टफोन ब्रांड ने मोबाइल अनुभव को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? तो ओनर ने। ये चीनी स्मार्टफोन ब्रांड है ओनर, जिसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने, यहां पर दोस्तों किसने होगा, आंध्र प्रदेश में भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट को सफलतापूर्वक चालू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी सिमहाद्री में स्थित 25 मेगावाट की फ्लोटिंग एसपीवी परियोजना 100 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। स्वच्छ बिजली उत्पादन के अलावा परियोजना कवर किए गए क्षेत्र को छाया प्रदान करके पानी के वाष्पीकरण को भी कम करेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट को सफलतापूर्वक किसने चालू किया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इसे चालू किया है। और किस राज्य में? तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2021 में 3 दिवसीय मिशन इंस्पिरेशन 4 के लिए 4 लोगों को अंतरिक्ष में ले गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स 15 सितंबर 2021 को 4 लोगों को अंतरिक्ष में ले गया था। इंस्पिरेशन 4 3 दिवसीय मिशन था और यह केवल निजी नागरिकों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मिशन बना। स्पेस एक्स की उड़ान को एक अमेरिकी अरबपति जेरेड इसाकमैन ने चार्टर्ड किया है। वे पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी शिफ्ट 4 पेमेंट के फाउंडर और सीईओ हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि निजी नागरिकों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मिशन जो है वो कौन बना? तो मिशन का नाम था इंस्पिरेशन 4। ये 3 दिवसीय मिशन था और इसे जो है अंतरिक्ष में कौन ले गया? तो आपको ध्यान रखना है स्पेस एक्स जो है 15 सितंबर को 4 लोगों के साथ इसे अंतरिक्ष में ले गया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सितंबर 2021 में अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। भारत ने अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव लॉन्च किया है। यह 10,000 टन का जहाज है और इसे विशाखापट्टनम की दक्षिणी भारतीय बंदरगाह से लॉन्च किया गया था। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड ने डीआरडीओ और एनटीआरओ के साथ मिलकर बनाया है। इसमें अनुसंधान के साथ साथ दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए समुद्र तल को मैप करने की क्षमता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत ने अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज कौन सा है जिसे लॉन्च किया? तो नाम ध्यान रखना है आईएनएस ध्रुव। ये भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज है। और दोस्तों इस जहाज को कहां से लॉन्च किया गया? तो आपको ध्यान रखना है विशाखापट्टनम की दक्षिणी भारतीय बंदरगाह से इसे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रीडर्स डाइजेस्ट नाम की पत्रिका के एक सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे ईमानदार शहर कौन सा रहा? तो दुनिया का सबसे ईमानदार शहर रहा है हेलसिंकी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। रीडर्स डाइजेस्ट नाम की एक पत्रिका के सर्वे के अनुसार फिनलैंड का हेलसिंकी शहर दुनिया का सबसे ईमानदार शहर रहा। इस पत्रिका के अनुसार मुंबई दुनिया का
दूसरा सबसे ईमानदार शहर रहा। पत्रिका द्वारा यह सर्वे दुनिया के 4 महाद्वीपों के 16 शहरों में करवाया गया था। इस अनोखे सर्वे को द वॉलेट एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। इसके तहत सभी 16 शहरों में अलग अलग जगहों पर रुपए से भरे बटुए गिराए गए थे। इसके बाद लौटाए गए बटुओं के आधार पर शहरों को उनकी ईमानदारी की रैंकिंग मिली है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि अभी जो है हाल ही में रीडर्स डाइजेस्ट नाम की एक पत्रिका है, उसने एक सर्वे किया था दुनिया में ईमानदार शहरों को लेकर के। तो इसके अनुसार जो दुनिया का सबसे ईमानदार शहर रहा वो कौन रहा? तो फिनलैंड का हेलसिंकी शहर ये दुनिया का सबसे ईमानदार शहर रहा। और दूसरे नंबर पर कौन सा शहर रहा? तो भारत का मुंबई शहर ये दुनिया का दूसरा सबसे ईमानदार शहर रहा। अब दोस्तों ये जो पत्रिका है रीडर्स डाइजेस्ट, तो इसने जो सर्वे किया था वो किस आधार पे किया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपको समझना है कि इसने पूरे सर्वेक्षण के दौरान बटुए गिराए थे, यानी आप कह सकते हैं कि छोटे से बैग थे जिसमें रुपए भरे गए थे। तो उन बैगों को जो है यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के विभिन्न शहरों में गिराए गए थे। हर बटुए में एक मोबाइल नंबर की पारिवारिक फोटो, कूपन, बिजनेस कार्ड और स्थानीय मुद्रा के हिसाब से $50 यानी 3600 रुपए रखे गए थे। और इन बटुओं को पार्क में गिराया गया, शॉपिंग मॉल, सड़कों के किनारे। और इसके बाद सर्वेक्षण करने वाले लोगों ने मॉनिटर करना शुरू किया कि इन बटुओं के साथ क्या होता है। और इसी के आधार पर फिर देखा गया कि जो फिनलैंड का हेलसिंकी शहर है उसमें 12 बटुए गिराए गए थे, जिसमें से 11 बटुओं को लोगों ने लौटा दिया। वहीं मुंबई में जब सर्वेक्षण किया गया तो मुंबई में 12 बटुए गिराए गए, लेकिन जिसमें से 9 लोगों ने उसे वापस किया है। तो इस वजह से जो हेलसिंकी शहर ये पहले स्थान पर रहा और जो मुंबई शहर ये दूसरे स्थान पर रहा। इस सर्वे में तीसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो ध्यान रखना है बुडापेस्ट और न्यूयॉर्क, जहां पर 8 बटुए जो है वो वापस किए गए। तो दोस्तों ये था रीडर्स डाइजेस्ट नाम की पत्रिका का सर्वे, जिसके आधार पर यह देखा गया कि दुनिया में सबसे ईमानदार शहर कौन सा है। तो दोस्तों ये थे 20 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, जस्टिस राजेश बिंदल। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली महिला पुलिस क्राइम ब्रांच बनाई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है गोरखपुर, सी है कानपुर और डी है गोंडा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।